हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक मेडिसिन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस का है। ठीक है, इससे पहले मैंने इंसुलिन की सारी डिटेल्स दे दी हैं। लास्ट जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वो इंसुलिन का था कि उसकी रेगुलेशन क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो बनता कैसे है। ठीक है, सारा कंप्लीट लेक्चर इंसुलिन की फिजियोलॉजी के साथ साथ मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आपने वो जाके चेक कर लेना। तो आज हमने इंसुलिन की पैथोलॉजी पढ़नी है जो कि हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका डिफरेंसेस पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंसेस ये मैं ना बड़ा एनआरई के रिलेटेड चीज़ लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को इतना आपने वो नहीं नॉर्मल नहीं लेना। ठीक है, कि कोई छोटी मोटी सी चीज़ है क्या ही पढ़ के करना है। ठीक है, हर एक चीज़ को बड़े होड़ से सुनना है। उसके बाद क्या है, फिर मैं आपको पढ़ा दूंगी कि उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है, आप में कोई प्रॉपर्ली इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, स्टीरॉयड डायबिटीज़ क्या होती है। अब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा कि स्टीरॉयड डायबिटीज़ क्या होती है, तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे स्टीरॉयड डायबिटीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम डायबिटीज़ नॉर्मल डायबिटीज़ मेलाइटिस को देख लेते हैं। नॉर्मल डायबिटीज़ मेलाइटिस में 2 टाइप्स होती है, टाइप 1 और टाइप 2। ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अब बात टाइप 1 और टाइप 2 में क्या आती है। हमारी जो टाइप 1 होती है उसमें जो पेशेंट्स हैं उसकी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं कुछ। ठीक है, वो ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, वो जाके हमारे जो बी सेल होते हैं, बीटा सेल जिन्होंने इंसुलिन बनानी होती है, उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब इंसुलिन डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से इंसुलिन ने ना हमारी मसल्स में, हमारे लिवर में ग्लूकोज लेके जाना होता है। ये लास्ट मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, जिसमें हमारे पास लिवर, एडिपोज टिश्यूज़ और हमारे मसल्स पे इंसुलिन का क्या वर्क है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि आपके पास जो ग्लूकोज, ये पूरी सीरीज़ है। ठीक है, आपने सीरीज़ के हिसाब से इसको पढ़ना है। अब क्या होगा कि हमारी जो पार्ट ऑफ ऑर्गन, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, और उधर से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट को टाइप 1 की डायबिटीज़ मेलाइटिस आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि किस एज ग्रुप में होते हैं। चाइल्ड में मोस्टली, या अडल्ट लाइक 10-15 कर लें, या कॉन्जेनिटल भी हो सकती है। ठीक है, इसमें पेशेंट का वेट लॉस होगा। ठीक है, वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा। दूसरा, आपकी पास कोई जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। इसमें पेशेंट को क्या सफ़र करना पड़ेगा, इनफर्टिलिटी। ठीक है, क्योंकि और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 1 है ना, इसमें बीटा सेल इसमें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट है ना वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएगा। अब इंसुलिन डिपेंडेंट का क्या मतलब है, इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब है कि बीटा सेल आपकी बॉडी में डिस्ट्रॉय हो गए, इंसुलिन बन नहीं रही, तो आपको बाहर से इंसुलिन देनी ही देनी पड़ेगी फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट मैन। ठीक है, या दैट पर्सन। आप जब तक वो नहीं देंगे आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन टाइप 2 में ऐसा नहीं है। टाइप 2 में सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि डायबिटीज़ टाइप 2 किन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि जो हमारे पास एल्डर एज में बंदे होते हैं, लाइक आप 30s कर ले, 40s कर ले। ठीक है, इनमें होती है। इनमें क्या रीज़न है जिसकी वजह से, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेट गेन। हमारे पास टाइप 2 में वेट गेन कब होता है, 30s और 40s के बाद ऐसा होता है कि हमारे लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास लाइफ टाइम, हमारे जो कह सकते हैं आप, लाइफ चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में या हमारे खाने पीने में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि या तो ये भी हो सकता है या फिर वैसे भी नॉर्मली, ठीक है, एक बहुत एल्डर पर्सन नहीं भी है, तो जब आपका वेट गेन होता है ना, तो आपका क्या होता है कि जो आपका इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इंसुलिन ने जिन रिसेप्टर्स, जो हमारे पास मसल है, यहाँ पे रिसेप्टर पड़े, इंसुलिन ने आके इन रिसेप्टर्स पे काम करना है। जिस बंदे का वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, अब उसमें क्या होगा, उसका ये ना जो सिस्टम है, जो ये रिसेप्टर हैं, ये ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, ये रिसेप्टर, इन पे आके इंसुलिन काम नहीं कर सकती होगी क्योंकि इन पे सारा का सारा बॉडी मैस आया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें पेशेंट को फर्टिलिटी नहीं होगी, इसमें पेशेंट की बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। ठीक है, और इसमें वेट गेन होगा। अब बात आती है कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। हमने उसमें टाइप 1 में तो इंसुलिन डिपेंडेंट दे दिया, अब बात आती है टाइप 2 की। तो टाइप 2 में आपको मैंने एक बेसिक रीज़न बताया कि उसमें पेशेंट होता है ओबीज़। ठीक है, जब पेशेंट ओबीज़ होगा तो हम क्या करेंगे कि हम पेशेंट को कहेंगे कि यार अपना लाइफस्टाइल ठीक करो। आप जो आपको लग रहा है कि जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, आप वो चीज़ें खाना बंद करो, अपनी डाइट को अच्छा करो। ठीक है, आप एक्सरसाइज वगैरह करो ताकि आपका वेट लूज़ हो। जिसकी आपका वेट लूज़ होगा तो आपका आहिस्ता आहिस्ता ये मसला खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर टाइप 1 में आपने उसे इंसुलिन देनी है।
जैसे इंसुलिन होगी, ठीक है, आप मेटफॉर्मिन भी पेशेंट्स लेते हैं, गेटफॉर्मिन भी लेते हैं, मतलब मॉर्फिन्स की जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं वो, ठीक है। अब हमने देखना है कि एक्यूट मैनिफेस्टेशंस के सिम्टम्स क्या है, मतलब डायबिटीज़ से आने वाले सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो हमारे पास डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें उनको प्यास बहुत लगती है, ठीक है, वो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठीक है। अब वो पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, इसको हम पोलीडिप्सिया कहते हैं, ठीक है। अगर वो पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो यूरिन भी उन्हें बहुत आएगा, ठीक है। तो उनका, आप एक बात याद रखिएगा, जो ग्लूकोज, जो हमारे पास डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना, उनका जो उनका जो ब्लैडर होता है ना वो वीक होता है, ठीक है, वो अपना यूरिन नहीं कंट्रोल कर सकते। तो उसके बाद क्या होगा, पेशेंट को पॉलीयूरिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का वेट लॉस होगा। ये वेट लॉस वाली चीज़ कहाँ आती है, टाइप 1 में, ठीक है। पेशेंट को जब वेट लॉस होगा उसका, ठीक है, या वेट गेन होगा, उसके बाद एक चीज़ आती है कि आपकी जो आपकी बॉडी मोस्टली फटीग में रहेगी, ठीक है। आप इंसुलिन नहीं लोगे तो आप इंसुलिन नहीं मतलब सॉरी इन्फ्यूज़ करोगे अपनी बॉडी में, तो आपका ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, आपकी जिसे कहते हैं उसकी बंदे की तो शुगर हाई हो गई है, ठीक है, शुगर हाई हो जाएगी आपकी बॉडी में। इसी तरह जो हमारे पास आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ग्लूकोज आपकी किडनी में जाती है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे ना आपकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज ना, ये हमारे पास एक जब आपकी आपकी बॉडी किडनी में गई है, ठीक है, तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ज़्यादा हुआ है, फिर आपके पेशेंट को पॉलीयूरिया हुआ है, ठीक है, उसे पॉलीयूरिया हुआ है। अब आप सोचें उसको पॉलीडिप्सिया कैसे हुआ है, ठीक है, बात आती है कि उसको पॉलीडिप्सिया हुआ कैसे। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन उसका हो रहा है, ठीक है, वहाँ से उसको थर्स्ट और लग रही है, तो हाइपोथैलेमस में जो हमारे पास थर्स्ट रिसेप्टर है ना, उनको सिग्नल मिलेगा कि यार ये बंदे का ना बहुत ज़्यादा यूरिन लॉस हो रहा है, उसको और पानी पीना है, तो वो थैलेमस भी, हाइपोथैलेमस भी उसको थर्स्ट सेंटरों को एक्टिवेट करता रहेगा, ठीक है। तो फैटी एसिड की बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो रही होगी, फैट बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो रहे होंगे क्योंकि इंसुलिन नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। एडिपोज टिश्यू बहुत जल्दी वर्क कर रहे होंगे, वो अपने आप को ब्रेक कर रहे होंगे, बंदे का वेट लॉस हो रहा होगा। दिस इज इन टाइप 1, ठीक है। तो ये एक कुछ सिम्टम्स थे जिसकी वजह से आपको मैं बता रही हूँ कि सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। कुछ मॉलिक्यूल जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन होते हैं, मतलब लाइक मॉलिक्यूल्स की होती है जिसमें ब्लड ग्लूकोज पावर होती है बॉडी में, जिसकी साइड पे जाएगी ना उस साइड पे वाटर को लेके जाएगी। हमारे पास जो बॉडी है ना, हमारा जो हमारी आप ये कह लें कि जो हमारी बॉडी है ना उसमें इतनी पावर, ब्लड में जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, ठीक है, ब्लड में हमारे पास जो ग्लूकोज है उसमें इतनी पावर होती है कि वो जिस साइड पे जाएगी ना, ठीक है, उस साइड पे बॉडी में जिस साइड पे भी जाएगी वहाँ पे वो क्या करेगी, वाटर को अपने साथ पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। अब ग्लूकोज जा रही है आपकी किडनी में, ब्लड में, ठीक है, ज़्यादा हो रही है, वो क्या करेगी, वो भाई अपने साथ ब्लड के साथ वाटर को भी कैच करके लेके जाएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगी, ये प्यास लगेगी, ये थोड़ी थोड़ी फिजियोल नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ये मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही कि आपको ये बहुत कॉमन चीज़ें आपको वैसे ही पता होगी, ठीक है, जिसमें आपको हो जाता है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, वेट लॉस, फटीग। ग्लूकोज का ज़्यादा होता है, जब ग्लूकोज अपने साथ ब्लड जहाँ पे वो जाती है अपने साथ ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, कॉमन चीज़ें थी, आपको इसकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि वेट लॉस कैसे हुआ, फैटी एसिड्स, फैट जल्दी से जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा होता है जिसकी वजह से पेशेंट को वेट लॉस हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टीरॉयड। तो गाइस हम लोग पढ़े थे कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। अब हम लोगों ने कुछ पढ़ लेते हैं कि डायबिटीज़ की कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जो पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, लाइक कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कुछ ड्रग्स ले रहे होते हैं, कोई स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, अगर उन स्टीरॉइड्स की वजह से आपको डायबिटीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टीरॉयड डायबिटीज़, ठीक है। फिर इस तरह ये होता है कि आपकी बॉडी में FA, जिसे हम फैटी एसिड कहते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा होता है। अब दो एक कॉम्प्लिकेशंस आपको मैं बताती हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो है मैक्रो वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और माइक्रो वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मैक्रोवेस्कुलर में क्या, ये बड़ी चीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ जाता है, आपके पास लार्ज ब्लड वेसल्स आ जाती है, माइक्रो में आपकी स्मॉल ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। लार्ज ब्लड वेसल्स कह सकते हैं आपको हमारे हार्ट में होती हैं, हमारे CNS में होती हैं, ठीक है। माइक्रो में आप हैंड कह लें, फीट कह लें, ठीक है। तो क्या होता है कि ना
आपकी जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो जाके आपकी हार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। हार्ट की मतलब जो आपकी वेन्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें डिपॉजिट हो जाएगी ये जाके ग्लूकोज, ठीक है। फिर वहाँ पे वो जाके इन्फ्लेमेशन काज करेगी, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी। अब वो एथेरोस्क्लेरोसिस होगी कैसे? हमारे पास जो वहाँ पे ना कोगुलेशन हो जाएगी प्रोटीन की वेन्स के अंदर, ठीक है। जो प्रोटीन की कोगुलेशन होगी आपकी वेन के अंदर, तो वो जो प्रोटीन होगी वो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स होगी, वो कोई अच्छी प्रोटीन्स नहीं होगी, ठीक है। जब आपके पास ग्लूकोज आपकी ब्लड वेसल, दोबारा रिपीट करती हूँ, जब भी ग्लूकोज ना आपकी ब्लड वेसल में जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे क्लॉट हो जाएगा, वहाँ पे कोगुलेशन हो जाएगी। वो जो कोगुलेशन होगी उसे हम लोग कहते हैं नॉन इंजाइमेटिक कोगुलेशन ग्लाइकेशन, ठीक है, सॉरी, नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन। नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन का ये मतलब होता है कि ये जो कोगुलेशन हुई है ग्लूकोज की वजह से, उसमें कोई इंजाइम नहीं इन्वॉल्व, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वहाँ पे प्रोटीन्स अकुमुलेट हो जाती हैं। वो प्रोटीन्स हमारे पास इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स होती हैं। उससे क्या होता है कि वो जाके हमारे ब्लड वेसल्स में बैठ जाती हैं, तो हमारी ब्लड वेसल्स में आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। उसके ऊपर हमारे पास LDL हमारे पास आके अटैच हो जाता है हमारी वेन्स पे। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। फिर ये जाके हमारे पास कोरोनरी हमारे पास आर्टरी डिजीज़ करवा देती है, ठीक है, मतलब जो हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक कर लेते हैं। उसके बाद अगर ये ब्रेन में जाके ऐसे वर्क करेगी तो ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा। जब ब्रेन की जो वेन्स है उसको जब प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा होगा तो क्या होगा, पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा CNS में। और हार्ट में क्या होगा कि पेशेंट को हमारे पास क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये तो, और स्पेशली ये बात याद रखिएगा, कोई एंजाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये ग्लूकोज का अपना ही सारा मामला है। उसके बाद आ जाती है माइक्रो की बात। माइक्रो में आपके हमारे हैंड एंड फीट आ जाती है, ठीक है। अब इन हैंड एंड फीट में क्या होता है, अब ये होता है कि आपकी ना ये कहाँ, ये हमारे हैंड एंड फीट में जब ग्लूकोज की वेन्स में आके ये हमारे पास एक्यूमुलेट होगी ग्लूकोज, उसे कहते हैं, उसमें जो डिजीज़ आती है वो आपके पास आती है PAD, जिसे कहते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, हम इन चीज़ों को वो पेरिफेरल बोलते हैं, हैंड एंड फीट के एरिया को। तो हमारे पास क्या है कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। अब इसमें आपने 3 चीज़ें याद रखनी है माइक्रो में। ये जब हमारे पास किडनी में जाए, किडनी की होगी, आपके पास नेफ्रोपैथी होगी। देन आपने न्यूरोपैथी याद रखनी है, ठीक है। देन आपने आर्थरोस्क्लेरोसिस याद रखना है। जब ये आइज़ की स्मॉल वेन्स को अफेक्ट करेगी तो ये हमारे पास होगी रेटिनोपैथी। आइज़ की स्मॉल वेन्स को अफेक्ट किया, रेटिनोपैथी। ब्रेन की स्मॉल, बिल्कुल ये ब्रेन की लार्ज वेन्स थी, यहाँ पे स्मॉल वेन्स की बात हो रही है। ब्रेन की स्मॉल वेन्स को डिस्ट्रॉय किया, इट्स न्यूरोपैथी। देन आपने उसने किडनी की स्मॉल वेन्स को डिस्ट्रॉय किया, इट्स कॉल्ड एज नेफ्रोपैथी, ठीक है। ये बातें आई होप आपको समझ आ गई होंगी मैक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर में, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ग्लूकोज जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब भी हमारी बॉडी में जब भी, नज़र आ रहा है आप लोगों को, जब भी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो वो जाके कन्वर्ट हो जाती है सॉर्बिटोल में, ठीक है। सॉर्बिटोल क्या है? सॉर्बिटोल एक टॉक्सिक एंजाइम है, ठीक है। ये एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में। जब भी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सॉर्बिटोल में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज, जो कि एक टॉक्सिक एंजाइम है, ठीक है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए, आपकी फैमिली में है या कुछ इस तरह, मतलब पता, फैमिली में कोई हिस्ट्री है या फैमिली में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो वो कहता है कि यार मेरे जो है ना सेंसेशंस पाँव वगैरह की या कुछ इस तरह, वो ना, वेट अ मिनट, वो हो गई हैं, स्टॉप हो गई हैं, ठीक है। लाइक उनको सेंसेशंस वगैरह नहीं फील होंगी, टिंगलिंग नहीं फील होगी, ठीक है। इस तरह उनकी बॉडी में एडिमा रहेगा, ठीक है, बॉडी में एडिमा होगा। ये क्या करते हैं, ये जो सॉर्बिटोल होते हैं ना, ये ये कैटरैक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, ये जो सॉर्बिटोल होते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपकी पेशेंट है उसको क्या रहे, आपके पेशेंट को रहेगा एडिमा रहेगा आपके पेशेंट को। उसके बाद क्या होगा कि आपका पेशेंट है उसको सेंसेशन लॉस हो जाएगा। वो क्यों होगा कि ये जो सेंसेशन के लिए हमारे पास नर्व्स होती हैं, जिनको हम सोमैटिक नर्व्स कहते हैं। सोमैटिक नर्व्स, ये जो हमारे पास हमारे पास पेरिफेरल सेंसरी आर्टरीज होती हैं, नर्व्स होती हैं, जिनकी वजह से ये सिग्नल्स आ रहे होते हैं, वो डैमेज हो जाएंगी। सोमैटिक नर्व और हमारे पास पेरिफेरल सेंसरी नर्व्स, ये डैमेज हो जाएंगी। उसके बाद हमें सेंसरी और मोटर प्रॉब्लम्स आएंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जब हमारे पास ग्लूकोज, में दोबारा बताऊँ, बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो सॉर्बिटोल में कन्वर्ट होता है। ये एक टॉक्सिक एंजाइम है। देन ये जाके एडिमा काज कराता है। सॉर्बिटोल हमारे पास कैटरैक्ट्स होते हैं, ठीक है।
ये क्या करते हैं, सोमेटिक हमारी जो हैंड एंड फीट की सेंसेशन है उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे मेरे फादर हैं, ठीक है, वो ज़्यादा देर ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है, वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो ज़्यादा देर ड्राइविंग नहीं कर सकते, उनको पता नहीं चलता कि उनका पाँव ब्रेक पे है भी या नहीं, ठीक है, उनकी सेंसेशन थोड़ी ख़त्म हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन, लेकिन स्टिल सिम्टम्स उनको आते हैं, ठीक है, इस तरह के। तो क्या होता है कि हमारे पास जो सोमैटिक नर्व्स होती हैं, ठीक है, हमारे पास पेरिफेरल सेंसरी नर्व्स होती हैं जो हमारे पास सेंसेशंस कंट्रोल करती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें सेंसरी और मोटर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये कह लेते हैं कि आपके पास अगर कोई भी पेशेंट आया, ठीक है, वो आपके पास डायबिटीज़ का है, तो आपने उसका डायग्नोज कैसे करना है उसको, ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए हम लोग टेस्ट यूज़ करते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। अब इस हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास ये जो फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट में क्या होता है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि आपको पता चला है कि इस पेशेंट के आपने सिम्टम्स देखे फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है। आप कहते हो चलो आपको ना पॉलीडिप्सिया, वो आपको सारे बताता है, यार मेरा वेट बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा है, मेरी ना बैठे बैठे शुगर डाउन हो जाती है, ठीक है, कभी कभी बहुत हाई हो जाती है, मतलब मुझे फील होता है, अपने सिम्टम्स बताएगा, ठीक है। आपने ना आपने उसका ग्लूकोज टेस्ट करना है। सबसे पहले आता है फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। इसमें क्या होता है, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट में क्या होता है कि आप पेशेंट ने 7 से 8 घंटे हो गए, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं खाया, तो इसका मतलब है पेशेंट फास्टिंग पे, ठीक है। आपने इसकी ग्लूकोज चेक करनी है। अगर ये मोर देन 126 है ना, तो आपने इस चीज़ को देख लेना है, आपने इसको पकड़ लेना है, ये वैल्यू अपनी याद रखनी। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेशेंट को। फिर आप एक बंदा आपके पास थोड़ी देर मतलब एक बंदा आया है, रैंडमली आया है, वो आपने उसका रैंडम ग्लूकोज टेस्ट किया, मतलब उसने आपको नहीं बताया कि यार मैंने इतने घंटे पहले खाना खाया था या मैंने इतने घंटे पहले खाना खाया था या कुछ इस तरह, तो आप उसकी रैंडम ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है। इफ़ इट्स मोर देन 200, तो ये भी हमारे पास एक पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अब बात आ जाती है एक और लास्ट टेस्ट है जिसे हम ओरल ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ओरल ग्लूकोज टेस्ट में क्या होता है कि आप पेशेंट को ग्लूकोज दे सकते हो, ठीक है। आपने पेशेंट को 2 आवर ग्लूकोज टेस्ट करना है, 2 आवर्स के लिए उसको आपने कुछ उसको पहले मीठी चीज़ कुछ खाने के लिए दे देनी है, फिर 2 घंटे उसका वेट करना है। उसके बाद जब आप उसको देखेंगे तो क्या होगा कि आपको अगर मोर देन 200 मिलेगी इसकी शुगर, तो ये भी एक एबनॉर्मल तरीका है, ठीक है। आफ्टर दीज स्टेप्स नॉर्मल, रैंडम, ओरल ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इनकी वैल्यूज़ याद रखें, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और टेस्ट करते हैं जिससे हमारे पास H1AC कहते हैं, हीमोग्लोबिन 1AC टेस्ट। हीमोग्लोबिन 1AC टेस्ट, इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि इस बंदे को शुगर कब से है, ठीक है। बंदे को शुगर तो डायग्नोज होगी, लेकिन हम देखते हैं कि इस बंदे को शुगर इस बंदे को शुगर है कब से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ये टेस्ट करेंगे। अगर इस टेस्ट में पेशेंट की वैल्यू मोर देन 6.5 आती है, ठीक है, मोर देन 6.5, तो पक्का 110% क्लियर है कि इस बंदे को शुगर है, ठीक है, डायबिटीज़ है। अब क्या होता है, लेकिन इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेस्ट होता है ना, ये आपको 3 मंथ्स का रिकॉर्ड देगा, पिछले 3 मंथ्स का ये आपको रिकॉर्ड देगा उसके डायबिटीज़ का या जो भी। क्यों इस तरह, क्योंकि हमारे ब्लड में होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो लाइफ साइकिल हमने यहाँ पे टेस्ट किया H1AC हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब क्या होता है कि रेड ब्लड सेल की जो लाइफ साइकिल है, हमारे पास लाइफ साइकिल है वो 90 डेज़ है, ठीक है। कई बुक्स में 90 डेज़ लिखा हुआ है, कई बुक्स में 120 डेज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 90 डेज़ के हिसाब से इसको देखा जाए तो हमारे पास क्या आता है, 90 डेज़ के अगर इस चीज़ को हिसाब से देखा जाए तो पेशेंट को अगर मोर देन 6.5 H1AC आता है तो क्या होगा कि उसको डायबिटीज़ होगी, और ये 3 मंथ्स का आपको रिकॉर्ड देता है, आपने 3 मंथ्स बाद अगेन चेक करना होगा, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द हाइपरग्लाइसीमिक एमरजेंसीज। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, तो आपके पास 2 मेडिकल एमरजेंसीज आती हैं जो कि आती हाइपरग्लाइसीमिक की वजह से, ठीक है। उसमें सबसे पहले डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस होती है, देन हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट होती है, ये 2 स्टेट्स होती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इन दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है, बट दिस इज़ अ हाइपरग्लाइसीमिक एमरजेंसीज। ये कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं वैसे बोलूँगी, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना कि जो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस है, ठीक है, ये होता है टाइप 1 में। टाइप 1 में ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है।
अब अगर इंसुलिन नहीं बनेगी तो इससे आगे जो बॉडीज़ होंगी कैसे बनेगी वो मैं बताती हूँ। आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है, ठीक है, इंसुलिन ने जाके काम करना है मसल्स में, ठीक है, लेकिन जब इंसुलिन ही नहीं है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ ही नहीं मिल रही, आपके मसल्स का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, वहाँ पे फिर जब फैट आपका ब्रेक होता है तो वहाँ पे फैटी एसिड्स आ जाते हैं। ये फैटी एसिड्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो कीटोन है, ठीक है, आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं, ठीक हो गया। जब आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं और वो ब्लड में बहुत हाई हो जाती हैं क्योंकि आपके पास इंसुलिन ही नहीं आ रही, ठीक है, जब इंसुलिन नहीं आएगी फैटी एसिड ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में बनेंगे, कीटोन बॉडीज़ वो आगे कन्वर्ट करेंगी और वो ब्लड में उसका एक लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो उस टाइम आपके पास 3 कंडीशंस आएंगी जिससे हम लोग कहते हैं बी हाइड्रोबुरेट, ठीक है, बीटा हाइड्रोबुरेट, दूसरी आती है कीटो एसिडोसिस, ठीक है, कीटो एसिडोसिस, और तीसरी आती है एसीटोन, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ये कीटोन बॉडीज़ हैं। इन एक्चुअल दीज 3 थिंग्स आर कीटोन बॉडीज़, ओके। अब ये आपके ब्रेन पे अफेक्ट क्या करती हैं, ये आपके ब्रेन पे क्या अफेक्ट करती हैं, ये जाती हैं, ठीक है, आपके ब्रेन में डिल्यूजन्स वगैरह करवाती हैं, पेशेंट को डिजीनेस फील होता है, कोमा में चला जाता है। अच्छा, पेशेंट की बॉडी के एब्डोमेन में पेन स्टार्ट होता है, आपका जो CNS है, ठीक है, CNS के जो आपका वॉमिटिंग सेंटर है आपके हाइपोथैलेमस के पास ही, उसको एक्टिवेट करवाता है, पेशेंट को नोजिया होता है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, पेशेंट को क्या होता है कि पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। उसके बाद आप ये कह लें कि जो ये एसीटोन से रिलेट के जो सिम्टम्स के साथ पेशेंट आते हैं, अगर आप कभी आपको पेशेंट मतलब हॉस्पिटल में कोई ऐसा मिलता है, आप जब वो आपसे बात करेगा तो उसके मुंह से ना गंदी सी ऑर्डर आएगी, लाइक हम इसे कहते हैं फ्रूटी ऑर्डर स्मेल है, ठीक है, ये आपको बहुत कॉमन हॉस्पिटल्स में पेशेंट इस चीज़ के साथ आते हैं। दूसरा, इसमें पीएच हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब पीएच डिक्रीज़ कैसे होगी, आपने हमेशा याद रखना है कि ये हमारी बॉडी है ना, उसमें जब भी कीटो एसिडोसिस होता है ना, एज आई टोल्ड यू बिफोर लास्ट वीडियोस में, उसमें ये होता है कि जो हमारे हाइड्रोजन के आयंस है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, हमारे हाइड्रोजन के आयंस ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में बनते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कीटोन बॉडी ज़्यादा होती है। जब हमारी बॉडी में कीटोन बॉडी ज़्यादा होंगी, हमारी बॉडी का पीएच लेवल डाउन हो जाएगा। अब एच आयन की कैसे रिलीज ज़्यादा होगी, इसका मैकेनिज्म एक बहुत सिंपल सा है। अब हमने देखा था कि हमारी डायबिटीज़ टाइप 1 में पेशेंट को पॉलीयूरिया हो रहा था, पॉलीडिप्सिया हो रहा था, ठीक है। अब आप देखिए कि जब आपने पॉलीयूरिया हो रहा है आपको, ठीक है, थर्स्ट सेंसर एक्टिवेट हो रहा है कि यार जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा पानी दो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, निकल भी रहा है पानी यूरिन के थ्रू और आप पिए भी जा रहे हो पानी। तो जब भी आप पानी ज़्यादा पीते हो आपका यूरिन रिलीज़ होता है, ठीक है, उस टाइम आपकी कीटोन की वजह से जो आपका बॉडी का पीएच है वो हमेशा डिक्रीज़ होता है, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी बात आ जाती है कि इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आप सिम्टम्स देखते हो, ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ लैब वैल्यूज़ है वो बाद में देखते हैं। और दूसरा एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपने इस चीज़ को याद रखना है कि इसमें जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है ना वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती, ठीक है, इसमें ब्लड की ऑस्मोलैरिटी हमेशा सेम ही रहती है लेकिन पीएच डिक्रीज़ हो जाता है। और इसमें जो ग्लूकोज का आपकी बॉडी में लेवल होता है वो हमारे पास लेस देन 600 होता है, ठीक है, लेस देन 600 हमारे पास ब्लड का लेवल हो, इसमें शुगर का लेवल हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो ब्लड है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो इससे एक दूसरे को डिफ़र करती हैं। अब हमारे पास हाइपर ऑस्मोलर आ गया, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास ये डायबिटीज़ टाइप 2 से रिलेट करती है, आपके पास ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, इसमें कीटो बॉडी एब्सेंट होंगी। अब यहाँ पे कीटो बॉडी एब्सेंट क्यों है, क्योंकि इंसुलिन है लेकिन वो रेजिस्ट हुई हुई है। डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस में इंसुलिन थी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी का जो पीएच है वो नॉर्मल होगा, ग्लूकोज मोर देन 600 होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में कीटो एसिडोसिस नहीं हो रही, पीएच नॉर्मल ही रहेगा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन फील होगी, ठीक है, और वो पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब दूसरी चीज़ याद रखने का, हमारी बॉडी में जब भी ऐसा होता है कि ऑस्मोटिक डायरूसिस की वजह से ये एक बेसिक एक जिसे कह लेते हैं डिजीज़ है ऑस्मोटिक डायरूसिस।
ऑस्मोटिक डाययूरेसिस का क्या मतलब है? वो यूरिन आना जो ग्लूकोज की वजह से हो, मतलब ग्लूकोज में एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन आना, जो जिस यूरिन में ग्लूकोज होगा आप उसे कहते हैं वो ऑस्मोटिक डाययूरेसिस के थ्रू यूरिन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी से पानी निकल रहा है, एट दैट टाइम क्या होगा, आपकी बॉडी में आपके ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब आपके ब्लड में जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारी जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सिम्टम्स इसके सारी वैसे थे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपको ग्लूकोज की वजह से यूरिन आएगा, उसे हम लोग फिर हमें कहेंगे ऑस्मोटिक डाययूरेसिस कहेंगे। इसकी नेक्स्ट अब लैब वैल्यूज आज, इसको सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि आपने एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी वाली में ज़्यादा हो रही है। हमारे पास डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस में क्या चीज़ कम हो रही थी? पीएच कम हो रही थी। हाइपर ऑस्मोलर में क्या होती चीज़ ज़्यादा हो रही थी, सॉरी नॉर्मल थी। ग्लूकोज इधर डीके में था लेस देन 600, हाइपर में होगा मोर देन 600, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स ऑस्मोलैरिटी हमारी जो ब्लड में है वो इंक्रीज़ हुई होगी, और इधर हमारी ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल होगी। अब कुछ लैब वैल्यूज़ हैं जो इसको डिटरमिन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे लैब फाइंडिंग्स को। तो लैब फाइंडिंग्स में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें हम पोटाशियम कहते हैं। वो पोटाशियम दो चीज़ें होती हैं, पोटाशियम का आपने लेवल चेक करना है आपकी ब्लड में, एंड देन एक और चीज़ होती है जिसे हम TBK कहते हैं, लाइक टोटल बॉडी पोटाशियम। अब लैब फाइंडिंग्स में ये चीज़ बताई जाती है कि जो आपके पास पोटाशियम है, ठीक है, जो ब्लड में है उसकी वैल्यू हमेशा हाई रहती है, और जो हमारे पास टोटल बॉडी पोटाशियम है उसकी वैल्यू हमेशा कम रहती है। तो इसकी रीज़न क्या होती है? आपका जो आपकी जब आप जब यूरिन एक पेशेंट यूरिन करता है, ठीक है, तो उसमें जो पोटाशियम है ना, जो बाइंडिंग बॉडी की पोटाशियम है वो यूरिन के साथ आपकी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो TBK होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब बात आती है जो पोटाशियम ब्लड में, ये लास्ट भी मैंने पढ़ाया था कि पोटाशियम अगर ब्लड में इंक्रीज़ होता है उसे कहते हैं हाइपर, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरकीमिया, हाइपरक्लीमिया, ठीक है। अब इसमें सीन पता है क्या है? अब आप हमें पोटाशियम को हमारे पोटाशियम्स को हमारे सेल्स में किसने लेके जाना है? इंसुलिन ने। लेट्स सपोज ये एक सेल है, यहाँ पे आप कह लें पोटाशियम है, ठीक है। अब इस पोटाशियम ने सेल के ये ब्लड है आपके इर्द गिर्द सारा बॉडी में, ठीक है। आपने पोटाशियम को अंदर लेके जाना है, पोटाशियम के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है, इंसुलिन नहीं होगा तो ये जो पोटाशियम है ना ये सेल के अंदर नहीं जाएगा। जब ये पोटाशियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, ये तो सारा ब्लड में रहेगा, तो इस वजह से आपकी जो ब्लड में हमारे पास पोटाशियम का लेवल है वो हमेशा इंक्रीज रहता है, ठीक है। फिर बात आ जाती है ग्लूकोज लेवल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो DK में हमेशा आप कह ले लेस देन 600 होता है नॉर्मल, एटलीस्ट आपके पास 200 होना चाहिए, ठीक है, या मोर देन 200 होना चाहिए, ठीक है, इतना मस्ट होना चाहिए और इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए। दूसरा HHS में हमारे पास मोर देन 600 होता है, और ब्लड ऑस्मोलैरिटी जब हम चेक करते हैं पेशेंट के अंदर तो वो हमारे पास DK में क्या होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन हमारे पास जो हमारा HHS है इसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। तो ये डायबिटीज़ का टॉपिक था। डायबिटीज़ इसमें कीटोएसिडोसिस कवर की, सारी चीज़ें कवर की, मेडिसिन और सर्जरी नहीं कवर की, उसकी वीडियो कल अपलोड करूँगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको बुक से पढ़ लेना है, कुछ नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट्स में बता देना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा और इसे ज़रूर पढ़िएगा। बाय बाय।